चलो फिर। सो देखो, हमने पीरियड में वैलेंसी का वेरिएशन देखा कि पीरियड में वैलेंसी चेंज होती है 1 to 4 एंड देन डिक्रीजेस अप टू 0 ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोजन, और ऑक्सीजन के बेस पर ये फर्स्ट इंक्रीज होता है 1 to 7 एंड देन इट डिक्रीजेस 0। ग्रुप 18 के केस में ऑलवेज 0 होती है वैलेंसी, बिकॉज 18 के एटम स्टेबल है, so they do not require to lose, gain or share the electron. This is why their valence is 0. तो ये पीरियड में वेरिएशन था। अगर आप ग्रुप में देखोगे तो ग्रुप में आपको याद रखना है कि ग्रुप में, इन केस ऑफ ग्रुप, all elements have same valency। एक पार्टिकुलर ग्रुप के सारे एलिमेंट की वैलेंसी सेम होती है, और उसका रीजन क्या होता है कि एज दे हैव सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ग्रुप के सारे एलिमेंट के लिए आउटर मोस्ट कॉन्फ़िगरेशन सेम होती है, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं, तो इसलिए उनकी वैलेंसी भी सेम होगी। अब जैसे मान लो ग्रुप 1 लेते हो, ग्रुप 1 में आपने देखा कि सोडियम की वैलेंसी 1 है, जो अभी हमने कैलकुलेट की, क्योंकि उसके वैलेंस शेल में सिंगल इलेक्ट्रॉन है। तो इस ग्रुप में बाकी जो एलिमेंट है, जैसे लिथियम है, पोटेशियम है, रबीडियम है, सीजियम है, इनके लिए भी सेम वैलेंसी 1 ही होगी, क्योंकि इनकी भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, आउटर मोस्ट वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन वही है जो सोडियम की, सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इनमें भी है, तो इनकी भी वैलेंसी सेम होगी। तो ग्रुप के लिए पार्टिकुलरली वैलेंसी सेम होती है। अब यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है इस चैप्टर से, फॉर्मूला प्रिडिक्शन। हालांकि ये आपने पहले भी किया है, फॉर्मूला बनाना कंपाउंड के लिए। तो वहां पर आप क्या करते थे, वैलेंसी को क्रॉस करते थे, यहाँ पर भी वही है। तो यहाँ पर हम सीख रहे हैं कि हाउ वी प्रिडिक्ट द फॉर्मूला, प्रिडिक्शन ऑफ फॉर्मूला, फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड ऑन बेसिस ऑफ वैलेंसी। और ये वैलेंसी कहां से ले रहे हैं हम, हाइड्रोजन स्केल पर, ये भी ध्यान रखना, क्योंकि कॉमन हम इसी स्केल का यूज ज्यादातर करते हैं। जैसे मान लो आपको फॉर्मूला प्रिडिक्ट करना है कि कंपाउंड विच इज फॉर्म बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ एल्यूमिनियम एंड क्लोरीन, एल्यूमिनियम और क्लोरीन के कॉम्बिनेशन से जो कंपाउंड बनेगा उसका फॉर्मूला प्रिडिक्ट करना है। आपको सिंपल क्या करना है, दोनों के लिए वैलेंसी कैलकुलेट करो। सबसे पहले देखो एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम होता है एटॉमिक नंबर 13, कॉन्फ़िगरेशन क्या बनती है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1। इसके वैलेंस सेल थर्ड एनर्जी सेल है, जिसमें टोटल 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, तो इसकी वैलेंसी क्या हो गई 3। ये पी ब्लॉक एलिमेंट है। क्लोरीन, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17, इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या लिखते हो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5। इसके लिए भी थर्ड एनर्जी सेल आउटर मोस्ट एनर्जी सेल है, जिसमें टोटल 7 इलेक्ट्रॉन है। तो इसके केस में जो अभी मैंने शो किया था, चूंकि यहाँ पर वैलेंस इलेक्ट्रॉन मोर देन 4 है, तो 8 - 7 होगा, दैट मीन्स इसकी वैलेंसी 1 है। तो सबसे पहले कंबाइनिंग एलिमेंट की वैलेंसी कैलकुलेट करो और उस वैलेंसी को क्रॉस कर दो। जैसे यहाँ पर सिंबल लिखो आप AlCl, इसकी वैलेंसी इसके नीचे लिखो आप 3, इसकी 1। अब क्या करना है, इनको क्रॉस करना है, और ये वैलेंसी के नंबर एटम के सिंबल के साथ सब स्क्रिप्ट फॉर्म में, यानी नीचे की तरफ करके लिखना। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या बनेगा Al1Cl3, पर 1 नहीं लिखा जाता है, क्योंकि सिंबल जो होता है वो इटसेल्फ 1 एटम को रिप्रेजेंट करता है। तो इसका मतलब फाइनल फॉर्मूला आपका हो गया AlCl3, 1 नहीं लिखा जाता है। यस बेटा, क्लियर हुआ। अब देखो कुछ कॉमन यस जो है सर। वैलेंसी,
कुछ कॉमन वैलेंसी याद भी रखो, कुछ कॉमन वैलेंसी जो अलग अलग ग्रुप के लिए होती है। जैसे कॉमन वैलेंसी के मैं लिस्ट भी बना देता हूं ताकि आपको बार बार कॉन्फ़िगरेशन के थ्रू निकालना ना पड़े। जैसे ग्रुप 1 के लिए, ग्रुप 1 के एलिमेंट के लिए वैलेंसी 1 होती है, ग्रुप 2 के एलिमेंट के लिए वैलेंसी 2 होती है, ठीक है। और जैसे ग्रुप 3, ग्रुप 4, इन सब के केस में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर डिपेंड करेगा। कुछ कॉमन एलिमेंट है, हाइड्रोजन की वैलेंसी 1, नाइट्रोजन की वैलेंसी 3, क्योंकि 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, सॉरी 5, तो 8 - 5 3 आएगा। ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 ली जाती है क्योंकि 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 8 - 6 2 होता है, ठीक है। क्लोरीन की वैलेंसी, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और फ्लोरीन, इन सब की वैलेंसी 1 होती है। इसके अलावा एल्यूमिनियम की वैलेंसी 3 याद रखो। कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, ठीक है। कार्बन के साथ सिलिकॉन ले लो, सिलिकॉन, जर्मेनियम, इनकी भी वैलेंसी 4 होती है, ठीक है। फास्फोरस, नाइट्रोजन के साथ फास्फोरस ले सकते हो, इसकी भी वैलेंसी 3 होती है। तो कुछ कॉमन वैलेंसी याद रखो ताकि आपको निकालने की जरूरत ना पड़े। अब इसी बेस पर जरा सोचो कि अगर आपसे कहा जाए कि फॉर्मूला प्रिडिक्ट करना है एक कंपाउंड का जो सिलिकॉन यानी Si एंड ऑक्सीजन से फॉर्म हो रहा है, क्या फॉर्मूला होगा बेटा? अब आप खुद बताओ मुझे, ऊपर मैंने वैलेंसी भी लिख के दे दी। सिलिकॉन किस में आ रहा है? कार्बन के ग्रुप में आता है। ध्यान से देखो, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, इनकी वैलेंसी 4 होती है, तो सिलिकॉन की वैलेंसी 4, ऑक्सीजन की वैलेंसी 2। अब इन नंबर को लोएस्ट फॉर्म में लाओ, क्योंकि ये दोनों नंबर 2 से डिविजिबल है, तो नंबर भी जो लेना है वैलेंसी में वो लोएस्ट टर्म में, क्योंकि 2 4 वहां पर था कि 1 और 3 ये ऑलरेडी लोएस्ट टर्म में थे। अगर लोएस्ट टर्म में नहीं है तो उसको लोएस्ट टर्म बनाओ, तो ये आपका 2 1 हो जाएगा। अब इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? क्रॉस करोगे इस तरह से, 1 नहीं लिखा जाता, SiO2, ये फॉर्मूला बन गया। यस बेटा, क्लियर है? यस सर। किसी कोई डाउट तो नहीं है? इस पर एक क्वेश्चन जरूर आता है, ध्यान रखो, इसीलिए मैं करा रहा हूं कि फॉर्मूला बनाने का, चूंकि ये मेथड आई थिंक 10th में भी आप लोगों ने किया होगा, 9th या 10th में। सबको क्लियर है? किसी कोई डाउट तो नहीं है इसमें बेटा? देख लो, ये कम से कम ये आप याद रखो वैलेंसी के लिए, ताकि आपको बार बार कैलकुलेट नहीं करना पड़े। चलो कुछ और एग्जांपल लेते हैं। कई बार थोड़े हाइपोथेटिकल भी एलिमेंट दे दिए जाते हैं, ठीक है। अब जैसे एक और मैं क्वेश्चन ले रहा हूं, थर्ड क्वेश्चन है ये। एल्यूमिनियम एंड कार्बन से बनने वाले कंपाउंड का आपको फॉर्मूला लिखना है। एल्युमिनियम, मेटल और कार्बन का जो कंपाउंड होता है उसको कार्बाइड भी कहा जाता है, तो एक तरह से एल्युमिनियम कार्बाइड का फॉर्मूला में डिराइव करना है। एल्यूमिनियम कार्बाइड का मतलब कार्बन है, एल्युमिनियम की वैलेंसी 3, कार्बन की 4, ये ऑलरेडी लोएस्ट टर्म में, क्रॉस कर दो, फॉर्मूला क्या बन गया? Al4C3, ये एल्युमिनियम कार्बाइड का फॉर्मूला हो गया। बट कई बार इसमें हाइपोथेटिकल क्वेश्चन भी दे दिए जाते हैं, जैसे आपको दिया गया कि प्रिडिक्ट द फॉर्मूला विच कंटेन एन एलिमेंट, उसका नाम नहीं दिया गया, विथ एटॉमिक नंबर 120, ध्यान देना बेटा, एटॉमिक नंबर 120 एंड ऑक्सीजन। आपके पीरियोडिक टेबल में लास्ट एटॉमिक नंबर क्या है? क्या है बेटा लास्ट एटॉमिक नंबर? 118। यस, 118 आपका लास्ट एटॉमिक नंबर है, ठीक है। अब देखो 118 जो है लास्ट है, और ये लास्ट कहां आएगा? ग्रुप 18 में, ध्यान दो आप, ग्रुप 18 में आपका लास्ट होगा, सॉरी, हाँ ग्रुप 18 में आपका लास्ट ये आता है एटॉमिक नंबर 118।
अब इसके बाद जो नेक्स्ट एटॉमिक नंबर होगा, ये ग्रुप, ये 7th पीरियड है, यहाँ पर पीरियड 7th पीरियड एंड हो जाता है और ये लास्ट एलिमेंट है, एटॉमिक नंबर 180। तो इसका मतलब अब इसके ऑनवर्ड 119, 120 नेक्स्ट पीरियड यानी 8th पीरियड में होगा, अगर पॉसिबल होगा तो 8th पीरियड में स्टार्टिंग कहां से होती है बेटा? ग्रुप 1 से। ग्रुप 1 में आएगा 119 और उसके नेक्स्ट क्या है? ग्रुप 2 है, उसके नीचे आएगा 120। इसका मतलब 120 का जो एलिमेंट है वह ग्रुप 2 में आएगा। क्लियर है बेटा? और ग्रुप 2 के लिए मैंने क्या बताया, क्योंकि एक ग्रुप के सारे एलिमेंट की वैलेंसी सेम होती है, ग्रुप के लिए कॉमन वैलेंसी होती है, पीरियड में वैरी करता है। तो ग्रुप 2 में अभी मैंने आपको बताया कि वैलेंसी 2 होती है, 1 के लिए 1, 2 के लिए 2, यानी ग्रुप 2 में जो भी एलिमेंट होगा उसकी वैलेंसी 2 होगी। अब एटॉमिक नंबर 120 का जो एलिमेंट है, थोड़ी देर के लिए मान लो कि इसका हम सिंबल ले रहे हैं, इसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं एम सिंबल से, तो इसकी वैलेंसी हो गई 2, क्योंकि ये ग्रुप 2 का एलिमेंट है तो इसकी वैलेंसी 2 होगी। तो अब एम और ऑक्सीजन लो, एम की वैलेंसी 2 और ऑक्सीजन की वैलेंसी भी 2 है। ऑक्सीजन कितनी है वैलेंसी? ये भी 2 है, दोनों ही 2 है। तो इसको लोएस्ट टर्म में लोगे तो ये कैंसिल होकर क्या आएगा? 1 1 आएगा। क्रॉस कर दोगे तो इसलिए फॉर्मूला क्या बनेगा? फॉर्मूला बन जाएगा MO, वेयर M रिप्रेजेंट द एलिमेंट विथ एटॉमिक नंबर 120। तो कई बार इस तरह के हाइपोथेटिकल भी एलिमेंट आपको दे दिए जाते हैं, पर मेथड यही है कि कंबाइनिंग एलिमेंट के लिए पहले वैलेंसी कैलकुलेट करो और उस वैलेंसी को फिर क्रॉस कर दो। क्रॉस जो करोगे तो क्रॉस में जो नंबर होगा वह सबस्क्रिप्ट के फॉर्म में आएगा, बट 1 को नहीं लिखना है, क्योंकि सिंबल जो होता है एटम का वह इटसेल्फ 1 को रिप्रेजेंट करता है। तो ये था हमारा कि किस तरह से कंपाउंड का फॉर्मूला प्रिडिक्ट करेंगे। यहां से देखो एक नेक्स्ट टर्म आ रहा है, डायगोनल रिलेशनशिप। डायगोनल रिलेशनशिप ये क्या होता है? ये एक थ्योरेटिकल टर्म है। ये देखा गया कि ग्रुप, सॉरी, पीरियड, सेकंड पीरियड के कुछ एलिमेंट थर्ड पीरियड के एलिमेंट के साथ सिमिलर प्रॉपर्टी शो करते हैं या रिजेम्बलेंस इन प्रॉपर्टी शो करते हैं, जो कि उनके डायगोनली होते हैं पोजीशन वाइज इन पीरियोडिक टेबल। यहां पर देखो लिथियम, बेरिलियम, बोरन एंड कार्बन। थर्ड में आ रहे हैं सोडियम, यहां पर इसके नीचे आएगा मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम एंड सिलिकॉन। तो ये देखा गया कि जैसे लिथियम जो है सेकंड पीरियड का एलिमेंट, ये डायगोनली प्लेस्ड थर्ड पीरियड का एलिमेंट मैग्नीशियम के साथ सिमिलर प्रॉपर्टी शो करता है, और ये दोनों डायगोनली प्लेस हैं पीरियोडिक टेबल में, इसी को डायगोनल रिलेशनशिप कहा जाता है। इसी तरह से बेरिलियम जो है एल्युमिनियम के साथ सिमिलर प्रॉपर्टी शो करता है, तो ये दूसरा डायगोनल रिलेशनशिप आ गया। और उसी तरह बोरन जो होता है वह सिलिकॉन के साथ डायगोनली प्रॉपर्टी की रिजेम्बलेंस शो करता है, इसी को कहा जाता है डायगोनल रिलेशनशिप। तो डायगोनल रिलेशनशिप को आप डिफाइन करोगे कि सम एलिमेंट्स ऑफ सेकेंड पीरियड resemble in properties of elements of third period position diagonally मतलब इस तरह से पोजीशन है, पोजीशन diagonally in periodic table
दिस इज कॉल्ड डायगोनल रिलेशनशिप, इसी को डायगोनल रिलेशनशिप कहा जाता है। और इसके एग्जाम्पल हो गए कि आपके सामने ये 3 डायगोनल रिलेशनशिप है, लिथियम मैग्नीशियम, लिथियम का मैग्नीशियम के साथ, दूसरा बेरिलियम का एल्युमिनियम के साथ, और थर्ड जो था बोरन का सिलिकॉन के साथ। ये 3 इंपॉर्टेंट डायगोनल रिलेशनशिप आते हैं। यस बेटा, क्लियर है। हालांकि इसके रीजन क्या होते हैं, रीजन होता है सिमिलर साइज होना और सिमिलर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होना, ये 2 इंपॉर्टेंट दिया जाता है। अगर इसका कोई रीजन पूछे कि क्यों ये प्रॉपर्टी सिमिलर शो करते हैं, तो इसका रीजन होता है कि इनके साइज में सिमिलरिटी होती है। ऐसा नहीं है कि इक्वल साइज होना, मतलब काफी क्लोज होता है इनके साइजेस। तो सिमिलर साइज और सिमिलर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, दिस इज द कॉज ऑफ डायगोनल रिलेशनशिप of this pair of element belonging to second and third period placed diagonally in the periodic table। तो इसे कहा जाता है डायगोनल रिलेशनशिप। आई थिंक क्लियर हो गया होगा बेटा। किसी को डाउट है इस टर्म में? नहीं है ना? यस बेटा बताओ, कोई डाउट है तो। नो सर, नो डाउट। सर Okay. आपने इसका रीजन क्या बताया? इसका रीजन चलो मैं लिख देता हूं। अगर कोई आपसे पूछ ही ले कि भाई क्या रीजन हो सकता है, तो इसके रीजन में आप बताना सिमिलर साइजेस, इक्वल नहीं, सिमिलर साइजेस, मतलब साइज में डिफरेंस बहुत कम होता है, एंड सिमिलर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ये 2 इंपॉर्टेंट हम रीजन देते हैं। और भी रीजन हो सकते हैं, बट ये 2 इंपॉर्टेंट रीजन है कि साइज और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इनकी मैचिंग होती है, सिमिलर होती है, इस वजह से ये प्रॉपर्टी में सिमिलरिटी शो करते हैं, मतलब बहुत से प्रॉपर्टी इनकी आपस में मैच हो जाती है। तो ये था हमारा। अब यहाँ पर देखो एक और, यहाँ पर हालांकि हम पहले भी कर चुके हैं, बट फिर भी मैं बता देता हूं। टाइप ऑफ एलिमेंट्स इन पीरियोडिक टेबल। टाइप ऑफ एलिमेंट्स यानी एलिमेंट का क्लासिफिकेशन किया गया पीरियोडिक टेबल में, और ये अलग अलग बेस पर किया गया। जैसे सबसे पहला बेस लिया गया था कॉन्फ़िगरेशन के बेस पर, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बेस पर। तो इसमें एलिमेंट्स को 4 ब्लॉक में डिवाइड किए गए थे, ये हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है। एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक। और इसमें बेस क्या था कि जब आप कॉन्फ़िगरेशन लिखते हो तो लास्ट इलेक्ट्रॉन किस सबसेल में फिल हो रहा है, एस में हो रहा है तो एस ब्लॉक हो गया, पी में फिल हो रहा है तो पी ब्लॉक, डी में फिल हो रहा है तो डी, एफ में हो रहा है तो एफ ब्लॉक। ये कॉन्फ़िगरेशन के बेस पर किया गया था। और इसी तरह से एक और क्लासिफिकेशन हुआ, इसको हम लोग बोर क्लासिफिकेशन भी कहते हैं, बोर से क्लासिफिकेशन। उसने पीरियोडिक टेबल में डिफरेंट एलिमेंट को अलग अलग वे में डिवाइड किया, ठीक है। और ये जो क्लासिफिकेशन था ये किस बेस पर था? बेस्ड ऑन कंप्लीट एंड इनकम्प्लीट, कंप्लीट एंड इनकम्प्लीट एनर्जी सेल्स। एक पार्टिकुलर एनर्जी सेल को लेकर उसने किया कि अगर ये कंप्लीट है तो ये कहलाएगा, ये नहीं है तो ये, उसके बेस पर लिए गए। जैसे अलग अलग उसने क्लासेस बनाई, इनर्ट गैसेस, जो कि आप ग्रुप 18 जिसको कहा जाता है, ग्रुप 18 को। इसमें क्या होता है कि आउटर मोस्ट एनर्जी सेल के एस और पी सब सेल फुल्ली फिल्ड होते हैं, यानी विच हैव कंप्लीटली फिल्ड, कंप्लीटली फिल्ड एस और पी सब सेल। जिसमें एस और पी सब सेल फुल्ली फिल्ड होते हैं, उनको इनर्ट गैसेस कहा गया। ये क्लासिफिकेशन जो है वो बोर के बेस पर है, जो मैंने बताया कि 2 तरह से उसने लिया था कि एनर्जी सेल फुल्ली फिल्ड है या फुल्ली फिल्ड नहीं है। इसी तरह से दूसरा क्लासिफिकेशन उसने किया था
रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट, रिप्रेजेंटेटिव या जिसको नॉर्मल एलिमेंट भी कहा जाता है, नॉर्मल एलिमेंट। अब यहां पर देखो डेफिनेशन किया क्या दिया गया, अगर आप पीछे वाली ब्लॉक के हिसाब से देखो तो एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट, एस और पी ब्लॉक एलिमेंट को कंबाइंड वे में रिप्रेजेंटेटिव या नॉर्मल एलिमेंट्स कहा जाता है। तो इसमें दिखाया गया था, इसमें कहा गया था कि एलिमेंट्स इन विच atoms have incomplete S and P सबसेल। देखो जिसमें S और P कंप्लीट है वो आपका इनर्ट गैस हो गया, और जिसमें S और P इनकम्प्लीट है उनको रिप्रेजेंटेटिव या नॉर्मल एलिमेंट कहा जाता है। क्लियर है बेटा? तो इसमें देखो कॉन्फ़िगरेशन आपकी वैरी जो करेगी, कॉन्फ़िगरेशन वैरी करेगी NS1 से लेकर NS2 NP5 तक। 6 नहीं, 6 आने पर वो आपका कंप्लीटली फिल्ड हो गया, जिसमें S और P, ठीक है, फुल्ली फिल्ड नहीं हो, इनकम्प्लीट हो। अब आप कहोगे यहाँ पर तो फुल्ली फिल्ड है, बट यहाँ पर P वाला पार्ट जो है इनकम्प्लीट हो गया, मतलब दोनों में से कोई ना कोई एक इनकम्प्लीट हो, या तो दोनों इनकम्प्लीट हो या दोनों में से कोई एक इनकम्प्लीट है, तो वह रिप्रेजेंटेटिव है। अगर दोनों ही फुल्ली फिल्ड है, ठीक है, तो आपका इनर्ट गैस बन गया। इसी तरह से उसने थर्ड टाइप्स बनाया ट्रांजिशन का। अब ट्रांजिशन एलिमेंट, ट्रांजिशन एलिमेंट कहा जाता है इन नॉर्मल डी ब्लॉक एलिमेंट्स को, पर सभी डी ब्लॉक एलिमेंट जो है वो ट्रांजिशन नहीं होते। ये भी यहाँ पर एक कंडीशन दी गई कि ऑल डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर नॉट ट्रांजिशन, क्योंकि ट्रांजिशन एलिमेंट का मीनिंग होता है कि एलिमेंट्स in which atoms have incomplete, क्योंकि यहां पर बेस ही था कंप्लीट और इनकम्प्लीट, इनकम्प्लीट इनर डी सबसेल। इनर डी सबसेल का मतलब n-1 डी सबसेल, दैट इज n-1 डी सबसेल इनकम्प्लीट हो। कंप्लीट कब होगा? जिसमें जब इसमें 10 इलेक्ट्रॉन होंगे, तो यहाँ पर 10 नहीं होगा, यानी 1 to 9 तक की एलिमेंट्स अगर इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है एलिमेंट के एटम में, अगर आपकी इनर डी में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 1 to 9 तक है तो उस डी ब्लॉक को ट्रांजिशन कहेंगे, अदरवाइज वो ओनली डी ब्लॉक कहलाएगा। जैसे देखो आप यहां पर देखो, आप क्रोमियम 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d5 4s1, यहां पर ये देखना इनर डी को, इनर डी फुल्ली फिल्ड नहीं है, 5 है। यहां पर देखो जिंक के केस में 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 30 होता है इसका एटॉमिक नंबर, और इसका 24 होता है। यहां पर आएगा 3d10 4s2, यहां पर ध्यान से देखो ये d10 है, कंप्लीटली है, तो ये आपका ट्रांजिशन हुआ। ये डी ब्लॉक भी है, ट्रांजिशन भी है। ये नॉन ट्रांजिशन है, ओनली डी ब्लॉक है, इसको हम ट्रांजिशन नहीं लेंगे, ये ओनली डी ब्लॉक हुआ। आप डी ब्लॉक में कंसीडर इसको जरूर करोगे, पर ये डी ब्लॉक एलिमेंट आपका ट्रांजिशन नहीं है, ठीक है। तो डी ब्लॉक एलिमेंट में सभी एलिमेंट ट्रांजिशन नहीं होते हैं, जिन एलिमेंट्स में इनर डी जो होती है वो 1 to 9 इलेक्ट्रॉन कंटेन करती है, उसी को ट्रांजिशन कहोगे। जिसमें D10 होगा यानी वो ट्रांजिशन नहीं है, वह सिर्फ आपका डी ब्लॉक है। तो इसमें देखो नॉन ट्रांजिशन में डी ब्लॉक अगर हम एटम देखें तो सिर्फ याद रखो कि 3 एलिमेंट हैं जो आपके नॉन ट्रांजिशन है डी ब्लॉक में, बाकी डी ब्लॉक एलिमेंट ट्रांजिशन में आते हैं। और ये कौन से एलिमेंट है? जिंक, कैडमियम एंड मरकरी।
क्योंकि इनमें इनर डी फुल्ली फिल्ड होती है, D10 की कॉन्फ़िगरेशन ये कंटेन करते हैं, तो इसलिए सिर्फ डी ब्लॉक है, बट दे आर नॉट ट्रांजिशन। तो ये भी एक क्लासिफिकेशन होती है। एक और होती है इनर ट्रांजिशन। इनर ट्रांजिशन, अगर आप ब्लॉक वाइज चलोगे तो जो एफ ब्लॉक एलिमेंट्स हैं उनको कहा जाता है इनर ट्रांजिशन, यानी जितने भी एफ ब्लॉक एलिमेंट्स हैं उनको इनर ट्रांजिशन कहा जाता है। ठीक है, और इनमें इनकम्प्लीट सबसेल होती है, बेसिकली एलिमेंट्स which have three incomplete subsets, जिनके कॉन्फ़िगरेशन में इनकम्प्लीट सबसेल जो है वो 3 होती हैं, और ये 3 कौन कौन से होती हैं? N-2F, N-1D एंड NS। तीन का मतलब कि इन तीनों में से कोई एक हो सकता है या तीनों हो सकते हैं, मतलब 3 सबसेल है जिनमें इनकम्प्लीशन हो सकता है मैक्सिमम। ठीक है, इसी में आते हैं लैंथेनाइड और एक्टिनाइड। लैंथेनाइड, इसमें 2 टाइप होते हैं। एक जो है लैंथेनाइड कहलाता है, ये मेन पीरियोडिक टेबल से बाहर होते हैं, इसमें इनकम्प्लीट 4F सबसेल होता है, इनकम्प्लीट 4F एंड 5D होता है, ऐसे यहाँ फुल्ली फिल्ड होता है। उसी तरह दूसरा होता है एक्टिनाइड, इसमें इनकम्प्लीट होता है आपका 5F एंड 6D। तो ये इनर ट्रांजिशन कहलाते हैं, बिकॉज दे आर लाइन विथ इन ट्रांजिशन, ट्रांजिशन के अंदर होते हैं, इसलिए इनको इनर ट्रांजिशन कहा जाता है। तो ये क्लासिफिकेशन था। इसी तरह एक और क्लासिफिकेशन होता है, आई थिंक आप लोगों ने किया भी होगा, काफी इसमें पढ़ा होगा 10th में, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। यस बेटा, प्रॉपर्टी तो याद होगी आप लोगों को मेटल नॉन मेटल की, या फिर से बताने की जरूरत है? अरे क्या हो गया, रिस्पॉन्ड ही नहीं आ रहा है, सबके माइक म्यूट हो गए हैं क्या? मेटल नॉन मेटल के बारे में तो पता है सबको? यस सर। आपने प्रॉपर्टी काफी पढ़ी होगी। मेटल का मतलब जिनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हायर होते हैं, विच आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, मैल्यूबल होते हैं, डक्टाइल होते हैं। ठीक है, दे हैव द लस्टर्स, जिनके सरफेस पर साइनेस होती है, शाइनिंग होती है, जिनके ऑक्साइड्स बेसिक होते हैं, ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड्स। ये आपने प्रॉपर्टी सारी पढ़ी होंगी। नॉन मेटल का मतलब कि विच हैव द लोअर मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, विच आर बेसिकली नॉन कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, ब्रिटल होते हैं। इनके ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड क्या होते हैं? एसिडिक होते हैं। ये सारी प्रॉपर्टी आपने पहले भी डिस्कस की होगी। ठीक है, बट कुछ और प्रॉपर्टी जो मैं बता दे रहा हूँ, जो आपने ज्यादातर केयर नहीं किया होगा। यहाँ पर हम कॉन्फ़िगरेशन के बेस पर डिसाइड करते हैं कि कौन सा एटम या एलिमेंट मेटल है या किसको आप नॉन मेटल कहोगे। तो जनरली जिन एलिमेंट के वैलेंस सेल में, ये प्रॉपर्टी थोड़ा सा ध्यान कर लो, ये एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी है, जो आप जानते हो उसे मैं नहीं लिख रहा हूं, कि जिन एलिमेंट के एटम के वैलेंस सेल में हैव 1, 2 और 3 इलेक्ट्रॉन, उनको हम जनरली मेटल लेते हैं। और जिनके वैलेंस सेल में 3 से ग्रेटर, यानी 4, 5, 6, 7, 8 इनर्ट गैसेस भी इसी में इतने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उनको लिया जाता है नॉन मेटल। ये कॉन्फ़िगरेशन के बेस पर है, कि अगर एटम के कॉन्फ़िगरेशन में वैलेंस सेल में अगर 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन है तो वह मेटल होगा, और अगर मोर देन 3 इलेक्ट्रॉन है अप टू 8 तक तो आपका नॉन मेटल है। अगर प्रोपोर्शन वाइज जाओगे तो एलिमेंट्स में सबसे ज्यादा प्रोपोर्शन मेटल का है। जनरली 80% आपके एलिमेंट जो है वह मेटल्स है। इसका मतलब क्या हुआ कि ओनली 20% एलिमेंट आपके नॉन मेटल है। ठीक है,
तीसरा होता है कि जनरली मेटल जो होते हैं वो सॉलिड्स होते हैं, एक्सेप्शन यहाँ पर भी है मरकरी, मरकरी एक्सेप्शन है, सॉलिड होते हैं एट रूम टेम्परेचर पर, बट यहाँ पर एक्सेप्शन है मरकरी का जो लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर पर, ठीक है। लेकिन नॉन मेटल के केस में क्या है कि ये जनरली गैसेस होते हैं, नॉन मेटल जो होते हैं वो इन जनरल गैसेस होते हैं रूम टेम्परेचर पर, बट हालांकि यहाँ पर भी एक्सेप्शन है, जैसे कार्बन लेते हो, बोरन लेते हो, फास्फोरस लेते हो, सल्फर लेते हो, सेलेनियम लेते हो, आयोडीन लेते हो, ये सॉलिड है, पर इन जनरल नॉन मेटल गैसेस होती हैं। तो ये कुछ अदर प्रॉपर्टी थी जो शायद आप केयर नहीं किया होगा आपने, ये केमिकल प्रॉपर्टी के बेस पर मैंने बताया मेटल और नॉन मेटल का डिफरेंस। इसके अलावा कुछ ऐसे एलिमेंट होते हैं जो इन दोनों के बाउंड्री लाइन पर है, यानी इनमें कुछ प्रॉपर्टी मेटल की भी आ जाती है, कुछ नॉन मेटल की भी आ जाती है, ठीक है, तो उनको कहा जाता है मेटालॉइड्स, यानी इनमें स्लाइट प्रॉपर्टी ऑफ अदर की भी हो सकती है, ठीक है। तो यानी जो मिक्स ऑफ प्रॉपर्टी रखते हैं, यानी मिक्सचर ऑफ प्रॉपर्टी होती है ऑफ बोथ मेटल एंड नॉन मेटल। तो इनके एग्जांपल आप ले सकते हो, जैसे सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, आर्सेनिक है, एंटीमनी है, टेल्यूरियम है, ये कुछ कॉमन एग्जांपल है। इनको मेटालॉइड कहा जाता है बिकॉज दे हैव द मिक्स ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ बोथ मेटल एंड नॉन मेटल। तो ये भी एक क्लासिफिकेशन इस तरह से भी किया जाता है। तो ये अलग अलग वे में पीरियोडिक टेबल के अंदर एलिमेंट्स का क्लासिफिकेशन किया गया, ठीक है बेटा। सो नाउ वी हैव फिनिश ऑल द टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, and from the next class we will start the most important chapter for the entire chemistry, that is the bonding, chemical bonding। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, लाइक द सेकेंड यूनिट स्ट्रक्चर ऑफ एटम, जिस पर आगे की पूरी इंटायर केमिस्ट्री बेस होगी। तो बहुत मेरा यही है कि क्लासेस रेगुलरली अटेंड करना और बहुत आराम से उसको ध्यान से पढ़ना, क्योंकि बॉन्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। यस बेटा, ये चैप्टर हमारा यूनिट 3 कंप्लीट हो गया। और कोई डाउट वगैरह किसी को कुछ पूछना है? यस बेटा, रिकॉर्डिंग स्टॉप कर दो। हाँ बेटा, कोई डाउट वगैरह पूछना है? आर्यन No, sir. रिकॉर्डिंग ऑफ कर दे बेटा।